अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, सेक्शन न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। विधानसभा चुनाव पर इस खास रिपोर्ट में बात करेंगे पश्चिम बंगाल में जारी तृणमूल कांग्रेस की सूची की और बताएंगे कि असम और केरल में और तमिलनाडु में क्या हो रहा है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बंगाल की। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची शुक्रवार को जारी कर दी। मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी इस बार नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी, जहां से वर्तमान विधायक शुभेंदु अधिकारी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इस तरह नंदीग्राम इस बार के चुनाव की सबसे हॉट सीट रहने वाली है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी भी दावा कर चुके हैं कि वह ममता बनर्जी को कम से कम 50,000 वोटों से हराएंगे। ममता बनर्जी अभी तक भवानीपुरा सीट से विधायक थी, लेकिन इस बार यहां से शोभन देव चट्टोपाध्याय को टिकट दिया गया है। उम्मीदवारों की सूची ममता बनर्जी ने जारी की। इस सूची में 294 सीटों में से 291 सीटों के उम्मीदवारों के नाम हैं। दार्जिलिंग की 3 शेष सीटों पर तृणमूल कांग्रेस के सहयोगी दल चुनाव लड़ेंगे। सूची जारी करते हुए पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के 23-24 मौजूदा विधायकों को उम्र और अन्य कारणों से इस बार चुनाव मैदान में नहीं उतारा गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सूची में 50 महिलाओं और 42 मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम हैं। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने जनता से कहा है कि मुझ पर विश्वास रखो, केवल तृणमूल कांग्रेस बंगाल को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। ममता बनर्जी ने वादा किया है कि सत्ता में आने के बाद वह विधान परिषद का गठन कराएंगी, ताकि वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को समायोजित किया जा सके। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी ने यह वादा इसलिए किया है ताकि जिन वरिष्ठ विधायकों का टिकट कटा है वह विधान परिषद की सदस्यता के लालच में तृणमूल कांग्रेस से जुड़े रहें। इस दौरान सवालों के जवाब में ममता बनर्जी ने मीडिया को यह भी जानकारी दी कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अब तक आरजेडी, सपा, शिवसेना, झामुमो और एनसीपी का समर्थन मिल चुका है। अब यह अलग बात है कि इन सभी दलों का बंगाल में कोई भी आधार नहीं है। खैर, अब नजर इस बात पर है कि 9 मार्च को आने वाले तृणमूल कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या क्या बड़े वादे रहने वाले हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ अन्ना द्रमुक ने 6 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची शुक्रवार को जारी कर दी। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी अपने गृह जिले सेलम में इडापड्डी निर्वाचन क्षेत्र से और उप मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम थेणी जिले में बोदीनायाकनूर से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा वरिष्ठ नेता डी जयकुमार, जो कि मत्स्य मंत्री हैं, वह रोयापुरम से, और सीवी षणमुगम, जो कि विधि मंत्री हैं, उत्तरी तमिलनाडु में विल्लुपुरम से चुनावी मुकाबले में उतरेंगे। विधायक एसपी षणमुगनाथन और एस थेनमोजी श्री वेंगुड़म और नीला कोट्टई आरक्षित सीट से चुनाव लड़ेंगे। उधर आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की मैराथन बैठक हुई और असम तथा पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों के नाम तय करने को लेकर गहरा मंथन हुआ। असम और पश्चिम बंगाल में पहले 2 चरणों में जिन विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होने हैं, उन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। हालांकि उम्मीदवारों के नामों की घोषणा अब तक नहीं की गई है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी जल्द ही दोनों राज्यों में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। बैठक के बाद पश्चिम बंगाल में भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने बताया कि बैठक में पहले 2 चरणों में जिन सीटों पर मतदान होने हैं, उन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि नामों को अंतिम रूप देकर जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से हाल ही में भाजपा में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी को उतारे जाने को लेकर बैठक में कोई फैसला नहीं हो सका, लेकिन सूत्रों की माने तो पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ वहां से मैदान में उतार सकती है। सूत्रों का कहना है कि खुद शुभेंदु अधिकारी ने वहां से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। उधर असम की बात करें तो भाजपा और उसके सहयोगी दलों असम गण परिषद यानी अगप और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल यानी यूपीपीएल के बीच 86 सीटों पर तालमेल हो गया है। इन सीटों में से अधिकांश पर पहले और दूसरे चरण में मतदान होना है। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भाजपा ने 86 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की। असम में विधानसभा की कुल 126 सीटें हैं, जिन पर 3 चरणों में मतदान होने हैं। असम प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रंजीत दास ने अगप और यूपीपीएल के अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के बीच हुई एक बैठक के बाद कहा, भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने सीटों के तालमेल को अंतिम रूप दे दिया है। कौन सा दल
कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, मैं इसका खुलासा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारे सहयोगियों को अपने कुछ आंतरिक मामलों को सुलझाना है। रंजीत दास ने कहा कि भाजपा जल्द ही पहले 2 चरणों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। उन्होंने हालांकि कहा कि पार्टी ने अभी 12 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम तय नहीं किया है और उन्हें फिलहाल लंबित रखा है। यह पूछे जाने पर कि क्या सर्बानंद सोनोवाल ही भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी जहां सत्ता में होती है वहां अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं करती। इस बीच सूत्रों ने बताया है कि सीटों के तालमेल के मुताबिक भाजपा 92 सीटों पर, अगप 26, जबकि यूपीपीएल 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। वर्ष 2016 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 60 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि अगप को 14 सीटों पर जीत मिली थी। यूपीपीएल भाजपा के साथ गठबंधन का हाल ही में हिस्सा बनी है। फिलहाल विधानसभा में उसका एक भी सदस्य नहीं है। पिछले चुनाव में बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट यानी बीपीएफ ने भाजपा और अगप के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था और उसने 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार चुनाव में बीपीएफ ने कांग्रेस और एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन किया है। दूसरी ओर असम की ही बात करें तो महाजोत यानी महागठबंधन में अभी सीटों के बंटवारे को लेकर रस्साकशी जारी है। आइए देखते हैं एआईयूडीएफ के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल क्या कह रहे हैं। हमारे यहाँ खासकर हमारे महागठबंधन में सीट शेयरिंग कोई मसला ही नहीं बना, कोई इशू बना ही नहीं, क्योंकि सबके पास सेक्रीफाइस का मूड है। सबका ओनली 1 पॉइंट प्रोग्राम, एक टारगेट है कि बीजेपी को इस मर्तबा आसाम से दिल्ली रवाना कर देना है और उस मामले में किसी को इख्तलाफ नहीं है। इस वजह से हम लोग सब मिल के सेक्रीफाइस के मूड से हम लोग जो है काम कर रहे हैं। गठबंधन में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करना पड़ता है, तो वो अप एंड डाउन करके हम लोग ख़त्म कर लेंगे और इट्स ओनली मैटर ऑफ 24 आवर्स, 24 घंटे में आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा महागठबंधन ने कहाँ कितनी कितनी सीटें दी, किसको कितनी सीटें मिली। तो इसलिए ये हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है। आज इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है। मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि आसाम एक ऐसा राज्य है जहाँ इंडस्ट्री रोज़ाना बंद होता है। पूरे भारत में जहाँ भी है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी है, वहाँ रोज़ाना एक पॉलिसी नया बनता है, एक इंडस्ट्री नया बनता है, बाहर की इंडस्ट्री आती है। हमारे यहाँ जो है वो भी ख़त्म हो रही है। इसीलिए हमने दोनों पेपर मिले, इसका हमने ऐलान किया है कि हमारी पार्टी आएगी तो हम दोनों पेपर मिल, चूट जो हमारा जागीरोड पेपर मिल और कछाड़ पेपर मिल, ये दोनों को हम लोग खोलेंगे इंशाअल्लाह। उधर केरल की राजनीति में तब नया ट्विस्ट आ गया जब विधानसभा चुनाव के वास्ते मेट्रोमैन ई श्रीधरन को भाजपा के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने का ट्वीट करने के कुछ ही देर बाद केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने स्पष्ट किया कि पार्टी ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। मुरलीधरन ने स्पष्ट किया कि वह यह बताना चाहते थे कि मीडिया के मार्फत उन्हें पता चला कि पार्टी ने श्रीधरन को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया है। उन्होंने कहा कि लेकिन उन्होंने भाजपा की केरल इकाई के अध्यक्ष के सुरेंद्रन से इसका सत्यापन किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है। मुरलीधरन द्वारा ट्वीट पर स्पष्टीकरण दिए जाने का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भाजपा को निशाने पर लेते हुए ट्वीट किया, हास्यास्पद। केरल भाजपा इस बात को लेकर भ्रमित हो गई कि उस भवन के शीर्ष तल पर कौन होगा जो भवन कभी बनेगा ही नहीं। केरल में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा ही नहीं, ऐसा शशि थरूर ने ट्वीट किया। ये सब बातें उस दिन हुई जिस दिन 88 वर्षीय टेक्नोक्रेट ने दिल्ली मेट्रो रेल निगम के साथ अपने 24 साल के करियर को समाप्त करने के अपने निर्णय की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि श्रीधरन भाजपा के टिकट पर 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि डीएमआरसी के प्रधान सलाहकार के पद से इस्तीफा देने के बाद वह नामांकन पत्र भरेंगे।